नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए राज्य पुरस्कार आवेदन आमंत्रित। खिलाड़ियों की शैक्षणिक फीस की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन अवधि में विस्तार। कर्नाटक ने केंद्रीय टीम को हरित सूखे के बारे में जानकारी दी। सिद्धरामैया सरकार के तहत कर्नाटक में हिंदू असुरक्षित है, कहा पूर्व भाजपा मंत्री पुजारी ने। सोमशेखर ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन का विरोध किया। रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सिक्किम में सरकार करेगी तीस्ता नदी के कारण हुई बर्बादी का आकलन, गृह मंत्रालय ने बनाई जांच टीम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विश्व कांग्रेस के निर्देशानुसार हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकार हर साल उन विशेष शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान करती है जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों, संस्थानों और विशेष स्कूलों के क्षेत्र में 15 सालों से अधिक समय तक सेवा की है। इसके मद्देनजर 2023 में भी राज्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति, संस्था एवं विशिष्ट शिक्षक को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे वेबसाइट www.jatijasschnichi.th से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ 2 प्रतियों में तैयार करें और 25 अक्टूबर तक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी मैलूर बीदर में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बीदर के कार्यालय से दूरभाष नंबर 08482234647 और 9513081723 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक राष्ट्रीय खेल संगठनों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों की शैक्षिक स्कूल की प्रतिपूर्ति के लिए युवा अधिकारिता और खेल विभाग द्वारा आवेदन की तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त टीम में भाग लेने की तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार सहायक निदेशक कार्यालय, युवा अधिकारिता और खेल विभाग, नेहरू स्टेडियम, बीदर कार्यालय से आवेदन प्राप्त करें और 12 अक्टूबर तक जमा करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम से राज्य में व्याप्त हरित सूखे पर विचार करने का अनुरोध किया और आग्रह किया कि मूल्यांकन फसल वृद्धि और उपज जैसे कारकों के आधार पर किया जाए। सूखे की स्थिति का जायजा लेने और फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए 10 सदस्यीय टीम कर्नाटक के दौरे पर है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि सरकार ने टीम से मौजूदा सूखे मानदंडों पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्रीय टीम के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौड़ा ने कहा कि जून के बाद से राज्य में बारिश की कमी 28% है। उन्होंने कहा कि जून और अगस्त में बारिश की भारी कमी के कारण खेती प्रभावित हुई है और फसलें प्रभावित हुई है। कुछ स्थानों पर हरियाली है लेकिन उपज में कमी आई है। हमने टीम को इस हर सूखे के बारे में सूचित किया है और असामान्य है और उनसे अपने क्षेत्र के दौरान इसकी जांच करने का आग्रह किया है। हरा सूखा तब होता है जब वनस्पति ऊपर से हरी दिखाई देती है लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक विकास रुक जाता है और मिट्टी की नमी का तनाव उपज पर भारी प्रभाव डालता है। ये घटना विशेष रूप से समस्याग्रस्त है क्योंकि इसका पता लगाना और निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गौड़ा ने कहा कि अरहर के पौधे की ऊंचाई जो अभी भी हरा है सामान्य 5 फीट के मुकाबले घटकर 2.5 फीट रह गई है। उपज गिर गई है। आमतौर पर हरे चने के प्रत्येक गुच्छे की उपज 200 ग्राम होगी, यह अब घटकर 50 ग्राम रह गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ केंद्रीय टीमों के साथ होंगे। राज्य सरकार ने पहले 195 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया था, जिसमें 34 तालुकों को मध्यम सूखा प्रभावित घोषित किया था। 22 सितंबर को राज्य कैबिनेट ने सूखा ज्ञापन को मंजूरी दे दी और उसी रात इसे केंद्र को ऑनलाइन सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि शेष 41 तालुकों में से 32 में कम बारिश हुई।
भाजपा के पूर्व मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत हिंदू असुरक्षित हैं। बेंगलुरु में विधानसभा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एमएलसी पुजारी ने कहा कि बीजेपी की तथ्यान्वेषी समिति ने गुरुवार को शिवमोगा शहर का दौरा किया, जहां ईद ए मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा देखी गई थी। हिंदू गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें अपना जीवन जीने की इजाजत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उन्होंने ही उनके घरों पर पथराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए जो स्थिति बनाई गई थी उसका सामना शिवमोगा के रागीगुड्डा इलाके में हिंदुओं को करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें राज्य हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है। पुजारी ने कहा कि दुखद बात यह है कि एक वरिष्ठ मंत्री ने बयान दिया कि हिंदू भेष बदलकर हिंसा करने आए थे। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल सेक्युलर के साथ भगवा पार्टी के गठबंधन का विरोध किया। यशवंतपुर विधायक ने भी पार्टी छोड़ने का संकेत देते हुए कहा कि गठबंधन की आधिकारिक घोषणा होने के बाद वो इस पर फैसला लेंगे। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 6 विधानसभा चुनाव में जेडीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई बीजेपी और जेडीएस विधायक भी गठबंधन के खिलाफ है, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अतीत में उनके समर्थकों को जेडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा परेशान किया गया था और इसलिए उनके लिए लोकसभा चुनाव में समन्वय करना संभव नहीं है। पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि वो बीजेपी की बैठक में भी अपनी राय व्यक्त करेंगे। 2019 में क्या हुआ जब कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन किया? उन्होंने केवल 1 सीट जीती। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन का भी ऐसा ही हश्र होगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दक्षिण कन्नड़ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला कार्यकारी समिति के सदस्य प्रवीण नेतारू की हत्या के 3 आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। याचिका इस्माइल शफीके के मोहम्मद इकबाल और शहीद एम द्वारा दायर की गई थी, जो आरोपी संख्या है क्रमशः 9, 10 और 11। न्यायमूर्ति एचबी प्रभाकर शास्त्री और न्यायमूर्ति अनिल बी कट्टी की खंडपीठ ने हाल ही में विशेष अदालत द्वारा 29 अप्रैल 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश और उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश पर सवाल उठाने वाले आरोपियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए आदेश पारित किया। ये माना जा सकता है कि कथित अपराध में उनकी सक्रिय भागीदारी दिखाने के लिए वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्री हमें इस राय पर ले जाती है कि ये मानने के लिए उचित आधार है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। आरोपी कथित तौर पर इलाके के लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से 26 जुलाई 2022 को सुलिया तालुक के बेलारे गांव के मस्तीकट्टे में एक दुकान के मालिक नेतारू की हत्या में शामिल थे। प्रारंभ में मामला स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में अपराधों की गंभीरता और उनके अंतर्राज्यीय प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि 19 जुलाई 2022 को कलंजा गांव में हमले में मसूद की हत्या के प्रतिशोध में नेतारू की हत्या कर दी गई थी। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव से पहले सरकारें जबरदस्त पैसे उड़ा रही हैं। अब इसी को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं। इन पर रोक लगाई जाए, इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दोनों राज्य की सरकारें मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार ये होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस विषय पर चल रही अन्य याचिकाओं को भी एक साथ जोड़ दिया है। अब सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। वहीं इससे पहले जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग की ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की थी। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। सिक्किम में तीस्ता नदी के कारण हुई बर्बादी का केंद्र सरकार आकलन कराएगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक टीम भी गठित की है। आज गृह मंत्रालय ने सिक्किम में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम IMCT का गठन किया है, जो तीस्ता नदी में आई बाढ़ के कारण राज्य में हुई बर्बादी का आकलन रिपोर्ट बनाएगी। बता दें कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF के कारण तीस्ता नदी में प्रवाह में वृद्धि हुई, जिसका कारण 4 अक्टूबर को सिक्किम में बाढ़ आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के प्रभावित लोगों को राहत प्रदान देने के लिए सिक्किम को साल 2023-24 के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के केंद्रीय हिस्से की दोनों किश्तें जारी करने की भी मंजूरी दे दी। बता दें कि किश्तें करीब 44 करोड़ 80 लाख रुपए है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम शीघ्र ही सिक्किम के प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि AIMCT के आकलन के आधार पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF से सिक्किम को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की जाएगी। बता दें कि उत्तरी सिक्किम में बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस घटना में कुल 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं सेना के भी 23 जवान समेत 102 लोग लापता हो गए हैं। इस हादसे का मंजर काफी भयावह था। बाढ़ के कारण सड़कें पत्तों के जैसे बह गई। जानकारी के मुताबिक इस आपदा के कारण अब तक 22,034 लोग प्रभावित हुए। वहीं करीब 2,011 लोगों को बचाया गया। शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी से प्रेरणा लेकर नकली भारतीय करेंसी का धंधा करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कार्टेल का 25 साल का सरगना सकूर मोहम्मद भी शामिल है। इसके अलावा लुकेश यादव, हिमांशु जैन, शिवलाल और संजय गोदारा को भी पकड़ा गया है। ये सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। विशेष पुलिस आयुक्त अपराध रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि फर्जी करेंसी के धंधे में शामिल एक सिंडिकेट के संदिग्ध सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई थी। उन्होंने कहा कि सकूर और लोकेश नाम के 2 अपराधियों के बारे में स्पेशल इनपुट मिला था कि वे एक रिसीवर को नकली नोटों की खेप पहुंचाने के लिए अक्षरधाम मंदिर के पास के इलाके में आएंगे। इसके बाद जाल बिछाया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तलाशी के दौरान उनके पास से 500 रुपए मिलने के 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें ये नकली नोट हिमांशु जैन, शिवलाल और उनके भाई संजय से सर्कुलेशन के लिए मिले थे। स्पेशल सीपी ने कहा कि यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों राधे, सकूर और शिवलाल ने जमकर पैसे कमाने के लिए अजमेर में नकली नोटों की छपाई का पूरा सेटअप लगाने का प्लान बनाया था। इसके बाद उन्होंने अजमेर में एक किराए के घर पर नकली नोट छापने और दिल्ली NCR के ग्राहकों को नकली नोट चलाने के लिए सिंडिकेट का संचालन किया। इन खुलासों के बाद अजमेर में छापेमारी की गई और हिमांशु, शिवलाल और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने के बाद शुक्रवार को दावा किया कि ये इस बात का संकेत है कि करोड़ों परिवार कमरतोड़ महंगाई के चलते बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर ही बरकरार रखा। आरबीआई के इस फैसले को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति पर चिंताएं गंभीर बनी हुई है। 47 महीनों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आरबीआई के 4% के माध्यम से अवधि के लक्ष्य से काफी ऊपर बना हुआ है। अगस्त 2023 में सीपीआई 6.83% थी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेरोक-टोक वृद्धि के कारण करोड़ों परिवारों को होने वाली वास्तविक कठिनाइयों से पर्दा उठाता है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों के किसी भी झटके से घरेलू अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई कि सितंबर का खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगस्त और जुलाई से कम रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2023-24 की पहली तिमाही में घटकर 4.6% रह गई, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.3% थी। दास ने कहा कि जुलाई और अगस्त के असाधारण उच्च स्तर की तुलना में सितंबर में महंगाई दर का आंकड़ा नीचे आएगा, क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतों का प्रभाव अब कम हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तरतीब देने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को दिल्ली में राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह बैठक थी। इसमें सुरक्षा, चुनावी खर्च यानी एक्सपेंडिचर और जनरल ऑब्जर्वर के साथ बैठक में आयोग चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और चुनाव प्रबंधकों और अन्य हितधारकों की ओर से अपनाई जा सकने वाली सभी संभावित परिस्थितियों और उनसे निपटने के त्वरित कारगर उपायों पर विचार कर रणनीति बनाएगा। आयोग की टीम 5 राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा कर चुकी है। सभी चुनावी राज्यों के डीएम, एसपी यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित चुनावी प्रक्रिया में सहयोगी सभी विभागों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब केवल चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी है। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान इलाके में भयानक विस्फोट की खबर है। परमाणु आयोग कार्यालय के पास एक बड़े विस्फोट ने देश को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट की माने तो इस विस्फोट की आवाज कथित तौर पर 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भी सुनाई दी।
पाकिस्तानी सेना के परमाणु ठिकाने के पास हुए इस भयानक विस्फोट से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग काफी घबराए हुए दिख रहे हैं और गाड़ियां धमाके वाले स्थान की ओर भेजी जा रही हैं। बता दें कि अब तक इस धमाके के कारण इससे हुए नुकसान या किसी मौत की खबर निकलकर सामने नहीं आई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में देश का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र स्थित है। यहां पाकिस्तान ने यूरेनियम की पिसाई का काम होता है, जिसके लिए यूरेनियम का प्लांट भी लगाया गया। यहां बीते समय में कई बार आतंकियों की ओर से इस जगह पर हमले की धमकी दी गई। इस कारण पाकिस्तान यहां बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करके रखता है। पाकिस्तान ने बीते कुछ समय से परमाणु बमों के निर्माण में तेजी लाई है। परमाणु बमों की संख्या में उसने भारत को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया। भारत के पास करीब 164 परमाणु बम है, तो वहीं पाकिस्तान के पास फिलहाल 170 बम है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान जल्द ही 200 से अधिक परमाणु बमों का निर्माण कर लेगा। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर दूसरा बड़ा मिसाइल हमला। यह हमला यूक्रेन के खार्किव में शुक्रवार को किया गया। रूस के इस मिसाइल हमले में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हो गए। कई घायलों की संख्या गंभीर बताई जा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इससे एक दिन पहले रूस ने इसी क्षेत्र में बड़ा ड्रोन हमला किया था। इस हमले में कम से कम 51 नागरिकों की मौत हो गई थी। लगातार दूसरे दिन रूसी हमले ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। अधिकारियों ने बताया कि हमला युद्ध के महीनों में हुआ सबसे घातक हमलों में से एक है। एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाताओं ने शुक्रवार सुबह हुए इस हमले के बाद आपात दलों को इमारत के मलबे से बच्चे के शव को बाहर निकालते हुए देखा। बच्चे ने स्पाइडरमैन के डिजाइन वाला पायजामा पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक एक इमारत से कुछ मीटर दूर हुए इस विस्फोट की वजह से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। उन्होंने बताया कि सड़क पर मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। आसपास की इमारतें धमाके की वजह से काली हो गई थी और उनकी खिड़कियों का कांच भी टूटकर बिखर गया था। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। शाहरुख खान की स्वदेश की हीरोइन गायत्री जोशी के एक्सीडेंट की पहली तस्वीर आई सामने। जमीन पर बैठी दिखी बेहाल एक्ट्रेस। अब समाचार खेल जगत से हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री की। मैच के दौरान तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया, साथ ही कई कीर्तिमान भी रचे। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। सर्विस पीएमआई 13 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए राज्य पुरस्कार आवेदन आमंत्रित। खिलाड़ियों की शैक्षणिक फीस की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन अवधि में विस्तार। कर्नाटक ने केंद्रीय टीम को हरित सूखे के बारे में जानकारी दी। सिद्धरामैया सरकार के तहत कर्नाटक में हिंदू असुरक्षित है, कहा पूर्व भाजपा मंत्री पुजारी ने। सोमशेखर ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन का विरोध किया। रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सिक्किम में सरकार करेगी तीस्ता नदी के कारण हुई बर्बादी का आकलन। गृह मंत्रालय ने बनाई जांच टीम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।